हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा डे 11 ऑफ आवर 90 डे चैलेंज। तो इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं अपना स्टडी सेशन। अभी तक हम देख चुके हैं, अभी तक हम प्रीवियस जो अपना पूरा चैप्टर था, ये आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हम अभी तक क्या क्या देख चुके हैं, इसमें हमने एसिड बेस देख लिया है, एसिड बेस्ड देख चुके हैं हम, ठीक है। और अपना एक सेकेंड, एसिड बेस देख चुके, लाइबिलिटी वाला पोर्शन हमने कवर अप कर दिया अपने प्रीवियस 2 डेज में। अब हम आज कंप्लीट करेंगे गोल्स बेस्ड। हमने अभी तक देख चुके हैं कि 3 अप्रोचेस होते हैं एसेट एलोकेशन में, एसेट ओनली, लायबिलिटी रिलेटिव और गोल्स बेस्ड। तो ये हमारा आज का जो है वो गोल्स बेस्ड जो है उसके बेसिस पे पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारा आज का जो चैप्टर है, रीडिंग 4। अब इसमें हम ये बात कर रहे हैं कि जो गोल बेस्ड अप्रोच होती है वो डिसएग्रीगेट करती है बेसिकली जो हमारे इन्वेस्टर की पोर्टफोलियो को इनटू अ नंबर ऑफ सब पोर्टफोलियोज, जिसमें हम क्या करते हैं वो सब पोर्टफोलियो जो होती है हमारी वो इंडिविजुअल गोल को रिप्रेजेंट करती है, उसका अपना टाइम होराइजन होता है और उसको क्या होता है एक प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि अगर ये मेरा एक पोर्टफोलियो है, इसको मैं देखूं तो इसमें एक ही बड़ा पोर्टफोलियो, उसमें हम छोटे छोटे पोर्टफोलियोज बनाते हैं। तो वो जो पोर्टफोलियो को डिफरेंट डिफरेंट अपना सब पोर्टफोलियोज क्या दिखाएंगे, वो फंड होगी हमारी इंडिविजुअल गोल को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। उनका अपना अपना टाइम होराइजन होगा, वो उस पर कोई डिपेंडेंट नहीं होगा। और क्या इसमें बोल रहे हैं कि ऑप्टिमैलिटी क्या बताती है हमें, स्ट्रक्चर्ड पोर्टफोलियो दैट कैन मीट द गिवन नीड और करेक्ट कैपिटल एलोकेशन, जो हम कर रहे हैं टाइम और प्रोबेबिलिटी को देखते हुए। ऑप्टिमैलिटी क्या हमें बोलती है कि हमें रिक्वायरमेंट होती है एक स्ट्रक्चर्ड पोर्टफोलियो की जो मीट कर सके हमारी करेक्ट कैपिटल एलोकेशन। और इसमें ये बोल रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं इंडिविजुअल गोल के, उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बेसिकली। जो ओवरऑल पोर्टफोलियो होता है वो डिवाइड होता है हमारा सब पोर्टफोलियोज में, ताकि हम इंडिविजुअली उस गोल्स को देख सकें। और जो टैक्सेबल और टैक्स एग्जेम्प्ट इन्वेस्टमेंट्स होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोनों, प्रोबेबिलिटी और टाइम होराइजन एडजस्टेड एक्सपेक्टेशंस, जिसको हम बोलते हैं मिनिमम एक्सपेक्टेशंस, वो रिप्लेस करती है एक्सपेक्टेड एवरेज रिटर्न्स को इन डिटरमाइनिंग द एप्रोप्रिएट फंडिंग कॉस्ट। अब इसमें हम नॉर्मली क्या यूज करते हैं जब भी एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, या जो अभी तक हम एसेट एलोकेशन देख रहे थे उसमें हम क्या देख रहे थे कि ना, जो भी हम अपना जो फंडिंग कॉस्ट की जो वो थी हमारी रिक्वायरमेंट, फंडिंग कॉस्ट को हम कैसे देख रहे थे, उसको देख रहे थे हम एक्सपेक्टेड एवरेज रिटर्न से। एवरेज रिटर्न्स देख रहे थे, है ना, एवरेज रिटर्न्स देख रहे। तो हम इसमें क्या लेंगे, अब हम इसमें ले रहे हैं मिनिमम एक्सपेक्टेशंस वाली चीज। मिनिमम एक्सपेक्टेशंस क्या होती है, वो होती है मिनिमम रिटर्न्स जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ओवर अर्न कमाने जो मिनिमम रिटर्न जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम वो अर्न कर सकते हैं और अ गिवन टाइम होराइजन विद मिनिमम, मतलब इतनी तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। इसमें हम इस वाली पूरी जो एग्जिबिट है इसमें ये क्या है, दिस इज बेसिकली नथिंग बट योर डिफरेंस इन द इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल के गोल्स में डिफरेंस है। जो गोल्स होते हैं इंस्टीट्यूशन के वो होते हैं सिंगल, और इंडिविजुअल के क्या होंगे, मल्टीपल गोल्स होते हैं, जो मैंने बताया था आपको एक फादर के एग्जाम्पल से। जैसे उनका एक अगर ये पोर्टफोलियो है तो उनका गोल होगा अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करना, अपने बच्चों के लिए हायर एजुकेशन या मैरिज, वो मैरिज की जो उनके पास एक वो है गोल है उनका, या फिर कोई अगर उनको अपनी वाइफ के साथ पूरे वर्ल्ड टूर पे जाना, ये सारे क्या है गोल्स है, तो इनके मल्टीपल गोल्स है। वैसे टाइम होराइजन क्या होगा इंस्टीट्यूशन का, होगा सिंगल, इंडिविजुअल का मल्टीपल होगा। रिस्क मेजर जो होगा वो वॉलिटिलिटी होगा और इसमें होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसिंग अ गोल। रिटर्न की डिटर्मिनेशन होगी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस और इनकी होगी मिनिमम एक्सपेक्टेशन। रिस्क डिटर्मिनेशन को हम टॉप डाउन या फिर बॉटम डाउन अप्रोच से करेंगे और इसको हम बॉटम अप अप्रोच से करते हैं। अभी बताओ कि टॉप डाउन और बॉटम अप क्या होता है। टॉप डाउन मतलब हम, ये अगर एक पिरामिड है, टॉप से लेके हम नीचे तक जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम टॉप डाउन, अगर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम बॉटम अप। टैक्स का जो स्टेटस होगा वो होगा सिंगल होगा और ये टैक्स एग्जेम्प्ट होगा, इसमें इनकी जो भी गोल्स होगी वो टैक्सेबल होगी। तो फिर इसके बाद इसमें ये बताया, ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये क्या बता रही है, ये जो इसका जीरो जो इसे बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं हम रिटर्न वाला पार्ट है ये, और यहाँ पे हम ये बोलते हैं कि जितना जितना ये, मतलब ये क्या दिखाता है, स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम द मीन, ये स्टैंडर्ड डिविएशन है, फिर वॉलिटिलिटी होती है। अगर मैं ये बोल रही हूँ कि 90% कोई चांस है, प्रोबेबिलिटी है कि किसी का होने का, तो वो क्या बोलेंगे हम, वो बोलेंगे कि ये वाला जितना एक्सट्रीम वाला जो ये वाला केस होगा उसको बोलेंगे हम 90% प्रोबेबिलिटी। अब इसका जो प्रोसेस है वो क्या है गोल्स बेस्ड अप्रोच का, वो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट जो होता है वो होता है क्रिएशन ऑफ पोर्टफोलियो मॉड्यूल्स बनाना, सेकंड होता है हमारा आइडेंटिफाई करना क्लाइंट के गोल और मैच करना उन गोल्स को अप्रोप्रिएट सब पोर्टफोलियो के सूटेबल साइज के साथ। एडवाइजर्स क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं इंडिविजुअल क्लाइंट के पोर्टफोलियो, हमारे पास पहले से ही प्री ऑप्टिमाइज मॉड्यूल्स होते हैं,
ठीक है, फिर उसको हम कस्टमाइज करते हैं हर एक क्लाइंट के हिसाब से। वो कैसे करते हैं, अगर वो जो सब क्लाइंट की है अलग अलग गोल्स के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से क्रेडिट एम्फेसिस डी एम्फेसिस करते हैं, या फिर अगर कस्टमाइज हम तब करेंगे तब ऑल्टरनेट स्ट्रेटेजीज होगी, या फिर एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, इलिक्विड इन्वेस्टमेंट को अगर हम उसमें पुट कर रहे हैं। फिर है हम ये बोल रहे हैं कि हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं क्लाइंट के गोल्स को। फर्स्ट स्टेप होता है हमारा डिस्टिंग्विश करना गोल्स को जो कि एंटिसिपेटेड कैश फ्लो से और लेबल्ड गोल से। लेबल्ड गोल्स क्या होते हैं, हमारे लेबल्ड गोल्स होते हैं जिसमें कि मान लो मैं एक इंडिविजुअल हूं, तो मैंने अपने दिमाग में ना कुछ तो बना रखा है कि इतना इन्वेस्टमेंट की कुछ फीचर्स मैंने अपने माइंड में बनाए हुए हैं कि मेरे को मिनिमल रिस्क चाहिए, कैपिटल प्रिजर्वेशन चाहिए, परचेजिंग पावर प्रिजर्वेशन चाहिए, लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए। बट मैंने उसको अभी तक मतलब पूरा प्रॉपरली उसको आर्टिकुलेट नहीं किया है, जस्ट उसको मेंटली एलोकेट कर रखा है सम पोर्शन की मेरे को इतना तो चाहिए, या करेंसी या परसेंटेज टर्म में। अब लेबल्ड गोल्स को मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ। मान लो कि मैं हूं और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए, ठीक है, बीक्वेस्ट छोड़ के जाऊं। ठीक है, बीक्वेस्ट मेरा गोल है एक कि मैं उनको कुछ दे के जाऊं, धरोहर दे के जाऊं, इनहेरिटेंस कुछ तो दे के जाऊं। तो उसमें मेरे माइंड में मैंने एक पूरा जस्ट एन एग्जाम्पल कि मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है कि मैं चाहती हूँ कि वो मिनिमल गोल हो, उसका कैपिटल प्रिजर्वेशन हो, ये सारे गोल्स जो है मेरे माइंड में है कि ये इतना छोड़ के जाना है। तो अगर मेरे पास 100 करोड़ रुपीज है, ठीक है, उसकी मेरी पोर्टफोलियो है, तो मैं चाहती हूँ कि मान लो 50 करोड़ या 25 करोड़ मैं बीक्वेस्ट छोड़ के जाऊं। तो ये एक मेरे दिमाग में क्या है, हाँ मेरा गोल है, मेरे को ये पता है कि गोल है मेरा, और इसमें क्या कर रखा है मैंने, एक मेंटली एलोकेशन कर रखी है, और या तो एक मैंने करेंसी या फिर परसेंटेज के टर्म में उसको मेंटली उसको एक गोल को असाइड किया हुआ है। तो इसमें दो चीजों डिस्क्राइब जब हम करते हैं क्लाइंट के गोल को, उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक तो लेबल्ड गोल्स में और एंटिसिपेटेड कैश फ्लो जो हमारे गोल्स होते हैं। जो एंटिसिपेटेड मतलब हमने उसको पहले से ही देख रखा है कि एंटिसिपेट कर रखा है उसको, मतलब हमें पता है कि वो क्या क्या कैश फ्लो कब उसके पैसे आए, कब इनफ्लो होगा और कब आउटफ्लो होगा। एग्जाम्पल इसका, मान लो कि कोई किसी का जो बच्चा है वो मान लो 13 ईयर्स का है, तो उनको एक रिक्वायरमेंट है कि उसको हायर एजुकेशन के लिए 5 ईयर का उनका होराइजन है गोल का एक, ठीक है, तो हायर एजुकेशन के लिए उनको चाहिए ये सब। तो इससे क्या है, एक एंटिसिपेटेड उन्होंने ये भी सोच रखा होगा कि हम हर हर टाइम कितना, हर साल कितने पैसे डालेंगे, तो ये क्या एंटिसिपेटेड उनका कैश फ्लो है। तो इनका जो टाइम होराइजन होता है वो सर्टेन होता है, जो कैश फ्लो बेस्ड गोल्स होते हैं। टू फंडामेंटल टाइप्स ऑफ गोल्स होते हैं, दोज दैट वन सीक्स टू अचीव, जो मैं अचीव करना चाहती हूँ ऐसे गोल्स, जिन्हें बोलते हैं लीड्स, वांट्स, विशेस या फिर ड्रीम्स। अब ये क्या करते हैं, जो एडवाइजर होता है ना वो बहुत जैसे बात करते करते वो समझ जाते हैं कि उनको कितनी अर्जेंसी ऑफ ईच गोल, कितना अर्जेंट है हर एक गोल। तो जो नीड होगी, वांट होगी और विशेज होगी, उनकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो होनी चाहिए 90 to 99%, क्योंकि वो नीड है, वांट है, विशेज है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है एक इंडिविजुअल के लिए। जो ड्रीम्स होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 60% के नीचे होती है। अब किसी के लिए जो ड्रीम है वो किसी की नीड हो सकती है, तो ये इसमें डिफरेंस होता है हर एक इंडिविजुअल में। अब जो सेकंड टाइप्स ऑफ गोल होता है वो होता है कि ऐसे गोल जो हम अवॉइड करना चाहते हैं। एग्जांपल, रनिंग आउट ऑफ कैपिटल। अगर मैं कोई ट्रेडिंग कर रही हूँ तो मेरा क्या होगा गोल कि मैं जो मेरा कैपिटल लॉस वो ना हो, मेरे पास ऐसा ना हो कि कैपिटल ही नहीं बचा। इनको हम किस किस नाम से बोलते हैं, नाइटमेयर, फियर्स और वरीज और कंसर्न्स के हिसाब से बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्टिंग कैसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं सब पोर्टफोलियोज को और ओवरऑल पोर्टफोलियो को। इसमें बोल रहे हैं कि जो नेक्स्ट स्टेप है इन द प्रोसेस वो है हमें आइडेंटिफाई करना कि कितना अमाउंट ऑफ मनी एलोकेट होगा हर एक गोल में, और कैसे वो एलोकेशन अप्लाई होगी टू द सम ओवरऑल पोर्टफोलियो में, कैसे हम उसको कितना कितना अमाउंट मनी डालेंगे हर एक गोल में। तो एडवाइजर क्या करेगा, वो आइडेंटिफाई करेगा प्री ऑप्टिमाइज मॉड्यूल को जो बेस्ट सूट करेगा हर एक स्पेसिफिक गोल के हिसाब से क्लाइंट के, और वो किस चीज से ड्रिवन होता है, वो होता है टाइम होराइजन, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और ऐसे मॉड्यूल के साथ जो हाईएस्ट उसको रिटर्न देगा इन्वेस्टर को उसके रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंडिविजुअल का जो मॉड्यूल होता है वो एक ही, मतलब अगर मैं एक ही प्री ऑप्टिमाइज मॉड्यूल है तो ये बहुत सारे इंडिविजुअल्स के लिए मैं यूज कर सकती हूँ, प्लस मैं इसको कस्टमाइज कर सकती हूँ। हर एक, मान लो ये ए है, ये बी इंडिविजुअल है, ये सी, ये मेरे पास एक प्री ऑप्टिमाइज जो है वो है प्री ऑप्टिमाइज मॉड्यूल है, तो वो ए के लिए भी, बी के लिए भी, सी के लिए भी मैं यूज कर सकती हूँ। और मैं कैसे यूज करूंगी, अगर मैं थोड़ा सा इसमें अपनी कस्टमाइजेशन डाल दूं विद रिस्पेक्ट टू ए की जो गोल्स है, बी की, सी की, उनके अलग अलग गोल्स के हिसाब से, तो ठीक है, इसके हिसाब से हम यही पूरा पॉइंट यही बोल रहा है इसमें। अब जो ये सी है ये बता रहे हैं इसमें, ये है हमारे डिफरेंट मॉड्यूल्स है, ये जो ए है, बी है, सी, डी, ई, एफ, ये है डिफरेंट मॉड्यूल्स। अब इनके पोर्टफोलियो की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बताए हुए हैं, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न और वॉलिटिलिटी ये है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट दे रखी है इसमें, ठीक है। तो इसमें ये बोल रहे हैं अगर
किसी इंसान का, किसी इंडिविजुअल का जो टाइम होराइजन है वो 5 इयर्स है, और इसकी जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है उसमें से ये है, मतलब मान लो 95 है किसी की, तो और 5 ईयर का उसका होराइजन है, तो उसकी कितनी होगी रिटर्न, देखो ऐसे देखो, ये 2.3, 2.2, ये वाले 2.2, 2.2, 2.3, 1.7, 0.7 माइनस 0.5, तो इसमें से जो भी हाईएस्ट होगी, जैसे ये 2.3 है तो हम इसको ले लेंगे, 2.3 को, क्योंकि ये हाईएस्ट रिटर्न दे रही है। वैसे ये सिमिलरली 10 के लिए है, अगर किसी का 10 ईयर का होराइजन है, 20 का, 25 का, और ये सक्सेस की प्रोबेबिलिटीज दे रखी है इन सब की। अब एक केस स्टडी है जिसमें हम द स्मिथ की फैमिली, उसमें ये बोल रहे हैं कि उनके पास फाइनेंशियल एसेट्स कितने के हैं, 25 मिलियन के, उनको पे नहीं करने पड़ते टैक्सेस, जो जितने भी एसेट्स है वो ओन्ड है उनके, मतलब कोई लाइबिलिटी नहीं है, पेरेंट्स जो है उनके मिड-50s में है, हाउस होल्ड जो है वो स्पेंड करती है 0.5 मिलियन उनकी खर्चा होता है, इन्फ्लेशन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 2% से ग्रो करेगी। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि उनके 4 इंपॉर्टेंट गोल्स है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट गोल है कि 95% चांस है उनका सक्सेसफुल होने का, कि उनको मेंटेन करना अपना करंट एक्सपेंडिचर 5 साल के लिए। फिर उनका एक गोल है कि 85% चांस कि वो अपना करंट एक्सपेंडिचर जो है उसको मेंटेन कर सके फॉर 25 ईयर्स के लिए। फिर है उनका थर्ड गोल कि 90% चांस कि वो अपना जो पैसे हैं 10 मिलियन वो ट्रांसफर कर सके अपने बच्चों को 10 साल में। फिर 75% चांस का एक गोल है कि वो अपने फैमिली की एक फाउंडेशन बना सके, फाउंडेशन होती है बेसिकली फैमिली फंड बना सके 10 मिलियन का 20 ईयर्स में। तो इसमें यही बता रखा है कि अगर ये डिफरेंट ये आप पढ़ लेना एक बार, इसमें कुछ नहीं है, जो टीवीएम होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एक कैलकुलेटर में उसमें सिर्फ ये जो जितनी भी चीजें हैं वो डालना है, एन डालना है। अगर 5 है इसमें, जो ये वाला सिचुएशन है ना, ये वाला हमने पार्ट देखा है, इसके हिसाब से 5 इयर्स है, और अगर उनकी 95% जो उसमें प्रोबेबिलिटी की चांस दे रखी है, तो अगर हम 2.3 ले लेना रिटर्न, फिर उसके बाद ये हो गया हमारा आई बाय वाई एग्जाम्पल के साथ बोल रही हूँ मैं, 2.3 ले लिया, ठीक है, पीएमटी हो जाएगा हमारा 0, फ्यूचर वैल्यू जो हमें चाहिए, मान लो अगर 10 मिलियन वो छोड़ना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, वो तो हम करेंगे कंप्यूट पीवी, तो ये कंप्यूट करके जो भी वैल्यू आएगी वो, ये सारी इसमें ये सब चीजें इन्होंने कंप्यूट करके दे रखी है। तो इसी बस ये इसमें यही एक्सप्लेन कर रहे हैं। अभी बोल रहे हैं कि जो ओवरऑल पोर्टफोलियो उसका कैसे होता है, मतलब वो कैसे एलोकेट होता है। ओवरऑल जो एलोकेशन होती है वो सिंपली वेटेड एवरेज होती है हर एक एसेट क्लास के एक्सपोजर की और स्ट्रेटेजीज की जो हर एक मॉड्यूल में है, विद वेट बीइंग द परसेंटेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एलोकेटेड टू ईच मॉड्यूल। जो वेट होगा वो हम क्या लेंगे, जो परसेंटेज हम पैसे एलोकेट करें, मान लो 100 करोड़ की पोर्टफोलियो है और कोई एसेट क्लास को मैं 20 दे रही हूँ, तो कितना हो गया, 20% हो गया। वैसे अगर मैं 30 करोड़ की कोई एसेट क्लास या स्ट्रेटेजी को अपने विद इन ईच मॉड्यूल को कर रही हूँ, तो वो हो गया मेरा वेट 30% उसका, वैसे 50%, ऐसे डिफरेंट हम ले लेंगे। तो वेट क्या होगा हमारा, परसेंटेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एलोकेटेड टू ईच मॉड्यूल। 17th में हम देखते हैं कि रिविजिट कर रहे हैं मॉड्यूल प्रोसेस को इन डिटेल, कि हम ये बोल रहे हैं कि मॉड्यूल्स कैसे डेवलप होते हैं। इसमें ये बोल रहे हैं कि जो हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मुलेशन जो मॉड्यूल्स की विद कैपिटल मार्केट एजम्पशंस, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स की हम एजम्पशंस बनाते हैं, वॉलिटिलिटी की, लिक्विडिटी की और कोरिलेशन मैट्रिक्स की। तो अब हम ऑप्टिमाइजेशन यूज करेंगे, मीन वेरिएंस प्रोसेस, और जो डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स के साथ बनाएंगे। सबसे पहला कंस्ट्रेंट होगा हमारा लिक्विडिटी का ऑफ वेरियस स्ट्रेटेजीज, सेकंड होगा हमारा रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन का, जिनको हम बोल रहे हैं कि नॉर्मल नहीं है, थर्ड होगा हमारा ड्रॉडाउन कंट्रोल्स, जो हमें बताती है एसिमेट्रिक टॉलरेंस ऑफ इन्वेस्टर्स। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर मैं किसी इंसान को 100 रुपए उनको दूं, पैसे दूं अगर 100 रुपए, तो उनको ना उतना जॉय नहीं होगा जितना कि अगर मैं 100 रुपए उनसे छीन लूं, तो उनका वो 2 टाइम्स लॉस लगेगा, 2 टाइम्स का लॉस लगेगा। तो ये क्या होती है, एसिमेट्रिक टॉलरेंस होती है इन्वेस्टर्स की। तो मॉड्यूल जो है उनको रिविजिट करना पड़ता है पीरियोडिकली, क्योंकि जो हर एक इंसान हमें आइडेंटिफाई करते हैं एक पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल मार्केट साइकिल। मान लो अब मैंने एक अजम्पशन बनाई थी, बट तब हम थे मार्केट जो थी वो डाउन थी, और अब क्या है मार्केट अप है, तो अब हम वही वाली एक्सपेक्टेशंस जो फॉरवर्ड लुकिंग एजम्पशंस है वो तो हमारी वो ही बन के तो नहीं रह सकती। जो हमारी अब हम टॉप पे हैं, तो उसके हिसाब से हमारी जो फॉरवर्ड लुकिंग लॉन्ग टर्म की जो इक्विलिब्रियम एजम्पशंस है वो क्या होगी, वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो मार्केट है वो बॉटम में है और मार्केट बॉटम में चली जाएगी, हम क्लोजर है मार्केट के टॉप पे। फिर हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे कौन से कंस्ट्रेंट्स होते हैं, ऐसे कौन से कंस्ट्रेंट्स होते हैं कैसे मतलब कंस्ट्रेंट्स होंगे जिनको जिसकी वजह से हमें मॉड्यूल्स को रिविजिट करना पड़ेगा, वो होगा सूटेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रेंट्स। फिर होगा जो मार्केट पोर्टफोलियो है वो चेंज हो सकती है ज्योग्राफी और क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। 18th में हम देख रहे हैं कि इश्यूज क्या क्या होते हैं गोल्स बेस्ड एसेट एलोकेशन के।
तो इसमें ये बोल रहे हैं कि जो वो रेगुलरली रिव्यूड होना चाहिए, क्योंकि जो गोल्स होते हैं हम फिक्स्ड टाइम होराइजन के लिए करते हैं, ठीक है। तो वो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 1 ईयर क्लोजर हो गया मैच्योरिटी के। इसमें एग्जांपल के साथ मैं आपको एक चीज समझाती हूँ। मान लो कि 5 ईयर का अगर कोई मैंने वो बनाया है, मेरा टाइम होराइजन एक गोल को पूरा करने के लिए, मान लो हायर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन है ये गोल मैं अभी बना रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं अगर मैं नेक्स्ट ईयर देखूं तो वो जो टाइम होराइजन है 4 ईयर का हो जाएगा। वो इसमें ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, वो 1 ईयर के आफ्टर में चलेगा। मतलब अगर हम यहाँ पे जीरो है ये, ठीक है, इधर है हम, और ये हमारा टाइम होराइजन है 5 का, तो 1 साल के बाद हमारा जो ये टाइम पीरियड होगा ये 5 ईयर्स का माना जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ से हम गिन रहे हैं। तो मतलब वैसे अगर हम देखें तो इन टोटल कितने होंगे, 6 ईयर्स होंगे, बट वो 6 ईयर्स को नहीं मान रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि 1 साल के बाद ही हम उस चीज को, इस टाइम पीरियड को कंसिडर करेंगे। फिर बोल रहे हैं जो सेकंड क्या है उसमें इशू एक गोल्स बेस्ड अप्रोच में, वो है कि जो प्रेफरेंस होती है वो अपवर्ड होती है रादर देन डाउनवर्ड वॉलेटिलिटी। अपवर्ड वॉलेटिलिटी एसिमेट्रिक जैसे टॉलरेंस होती है, एसिमेट्रिक इंडिविजुअल्स होते हैं हम लोग, क्योंकि जो हमें क्या होता है कि अगर रिटर्न्स की वॉलेटिलिटी होगी ना हम खुश होंगे कि हाँ चलो रिटर्न्स, अपवर्ड वॉलेटिलिटी अच्छी लगती है डाउनवर्ड वॉलेटिलिटी के हिसाब से। तो उसको बोल रहे हैं कि हमें कंबाइन करना पड़ता है परसेप्शन दैट गोल्स में हैव हायर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। इसमें ये बोल रहे हैं कि जो पोर्टफोलियोज होते हैं वो आउट परफॉर्म कर जाते हैं कभी कभार। जो हमने एक पोर्टफोलियो बनाया, एक गोल बनाई, बट वो हमने पूरा सब चीज अच्छे से एलोकेट कर दी, लेकिन कुछ टाइम्स में क्या हुआ कि मार्केट बहुत अच्छी चली गई, तो इससे क्या हो गया हमारा जो गोल का जो सब पोर्टफोलियो था वो आउट परफॉर्म कर गया, ठीक है। आउट परफॉर्म करने से क्या हुआ, पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग जरूरी हो गई, कॉम्प्लेक्स भी हो गई, प्लस वो और कॉस्टली हो गई इन अ टैक्सेबल एनवायरमेंट, क्योंकि टैक्स बहुत ज्यादा होते हैं, टैक्सेस ज्यादा लगते हैं। तो इससे क्या हुआ है, जो हमारी अगर मैं इसको रीबैलेंसिंग कर रही हूँ पोर्टफोलियो को, तो वो कॉम्प्लेक्स हो गई, प्लस क्योंकि देखो एक्सेस रिटर्न्स उसने कमा लिए, तो अब एक नया हमारे पास वो हो जाएगा कि हम इस पैसे को क्या करें। एक या तो हम फिर इन्वेस्टर को बोलेंगे, क्लाइंट को बोलेंगे कि आप अपना कुछ और, अगर आपका गोल है तो आप वो बना सकते हो, ठीक है, या फिर उसको हम कुछ और किसी गोल में इंक्लूड कर सकते हैं, दूसरे गोल्स में ये सब कर सकते हैं, या फिर हमें पैसे उसके जो थे, जो हम पैसे डाल रहे थे उस गोल के लिए, तो अब हम पैसे उसके कम करके किसी और जगह पे डाल सकते हैं। कॉस्टली इसलिए हो जाएगा क्योंकि हमें कैपिटल गेन हुआ है एक तरह से, तो वो टैक्सेबल एनवायरमेंट में जो है वो आ गया, वो उसका कॉस्ट लगेगा, ठीक है। तो इसमें हम बोल रहे हैं क्या क्या इश्यूज आते हैं रिलेटेड टू गोल्स बेस्ड एसेट एलोकेशन। सबसे पहले तो ये गोल्स बेस्ड एसेट एलोकेशन किसके लिए जरूरी है, उन इंडिविजुअल्स के लिए बेस्ट अप्लाई होती है जिनके मल्टीपल गोल्स है, टाइम होराइजन जो है डिफरेंट डिफरेंट है, और अर्जेंसी भी लेवल्स डिफरेंट डिफरेंट है। सेकंड, हमें हमें सतर्क रहना चाहिए ऐसी चीजों से जो हिडन गोल होता है, मतलब एक ऐसा गोल जो बताए नहीं एडवाइजर को, बट इंडिविजुअल के मन में है वो गोल, ठीक है, वो डिस्क्लोज नहीं किया, तो वो भी बताना बहुत जरूरी है, तो वो एक इशू है। थर्ड है जो सिंगल रिटायरमेंट के जो गोल है, वो उसको बोल रहे हैं कि वो एग्रीगेशन नहीं होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट गोल्स का, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ अर्जेंसी का रिटायरमेंट गोल नहीं होना चाहिए। अगर मान लो एक रिटायरमेंट फंड बन रहा है, तो उसका ये नहीं होना चाहिए कि वो ये वाला जो, अगर मान लो 50 लाख का कोई रिटायरमेंट का हमारा गोल, हमारे रिटायरमेंट का फंड बना है, तो ये नहीं होना चाहिए कि उसके बाद हम इसमें इन्वेस्ट कर लेंगे, इसमें इन्वेस्ट कर लेंगे, इसमें इन्वेस्ट कर लेंगे, मतलब या इसके लिए रिक्वायरमेंट है इस चीज के लिए, इस टास्क के लिए, ए टास्क के लिए जरूरी है, बी के सी के लिए, बहुत सारे ऐसे डिफरेंट नहीं होना चाहिए। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए किया तो वो है हमारा कि जो हमारा लाइबिलिटी होगी, जो कंजम्पशन होगी फ्यूचर में, उसको ही सप्लीमेंट कर सके। फोर्थ है जितना ज्यादा लार्जर होंगे एसेट्स, उतना ही बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा नेचर ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम, उतना ही डाइवर्स होता जाएगा हमारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर, और उतना ही ज्यादा हमें क्लाइंट फोकस होना पड़ेगा ताकि हम यूजफुल बेनिफिट्स उठा सके। फिफ्थ पॉइंट में हम ये बोल रहे हैं कि बिजनेस मैनेजमेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि हर एक क्लाइंट की पोर्टफोलियो डिफरेंट होगी, तो हमें हर एक क्लाइंट के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, डे टू डे उस पोर्टफोलियो को मैनेज करना पड़ेगा, और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, ये बहुत ज्यादा ट्रबलसम हो जाएगा एक एडवाइजर के लिए। अगर एक बंदे का ये गोल है, ऐसे मान लो मेरे पास 100 क्लाइंट्स हो गए, तो मैं तो पागल हो जाऊंगी ये सारे सबके पोर्टफोलियो संभाल संभाल के। तो इसलिए हम बोलते हैं कि एक प्री ऑप्टिमाइज मॉड्यूल या फिर फंड जो बोलते हैं, एक फंड है उसके बाद हम उस पर कस्टमाइजेशन करें तो वो ज्यादा सही है। अब इसमें बोल रहे हैं ह्यूरोटिक्स, ये एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं, ह्यूरोटिक्स इज नथिंग बट योर रूल्स, ठीक है। रूल्स को बोलते हैं जो वो है रीजनेबल है, बट उनको रीजनेबल रूल्स है, बट वो नेसेसरी रूल्स नहीं है कि उनको यूज, एक रूल्स दे दिए मतलब, ठीक है, उसको हम ले सकते हैं, रीजनेबल होते हैं कि हाँ चलो ठीक है ये काम आ रहे हैं हमारे इन डे टू डे डे टू डे, जो हमारे डे टू डे एक्टिविटीज में हम यूज कर पा रहे हैं, बट वो इतना ऐसा नहीं है कि रीजनेबल है कि सही बताया हुआ है वो रूल, बट वो जरूरी नहीं है कि हमेशा सही हो, मतलब यूज कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। तो ऐसे हमारे पास 6 जो है
6 ह्यूरोटिक्स है। एक है 120 माइनस योर एज रूल। ये क्या बोलता है, मान लो मैं 25 ईयर्स की हूँ, ठीक है, तो हम 120 में से क्या माइनस करेंगे, 25। जितना भी हम ये माइनस कर रहे हैं ना, उसका हमें आ जाएगा, कोई नंबर आएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल 95 आया, तो इसमें ये बोले कि 95% हम एलोकेट करेंगे इक्विटी में और 5% हम एलोकेट करेंगे बॉन्ड्स पे। सिंपल रूल है ये, इसमें कुछ नहीं है कि अपनी जो एज है उसको 120 में से माइनस कर लो, जो भी नंबर आएगा उतना ही परसेंट इक्विटी में डाल दो और बाकी बचा बॉन्ड में डाल दो। 60-40 रूल क्या कह रहा है, 60% इक्विटी में, 40% स्टॉक बॉन्ड में डाल दो। इंडाउमेंट मॉडल क्या कह रहा है, या फिर उसको येल मॉडल भी बोलते हैं, क्योंकि येल यूनिवर्सिटी ने उसको बनाया था, तो वो एम्फोसाइज करती है कि लार्ज एलोकेशन हम डले नॉन ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स पे, जैसे कि जो मैनेजर की स्किल के ऊपर डिपेंड करे। और वो हम ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ताकि हम अर्न कर सके इलिक्विडिटी प्रीमियम। फोर्थ है हमारा नॉर्वे मॉडल। नॉर्वे मॉडल पैसिव इन्वेस्टमेंट, जो पब्लिकली ट्रेडेड जो सिक्योरिटीज होती है उस पर ज्यादा कमिटेड होता है वो। तो वो बिलीफ कौन से बिलीफ पे बेसिस है उसका, कि जो मार्केट है वो पैसिव वो क्यों कर रहा है, क्योंकि वो बोल रहा है कि जो मार्केट है ना वो बहुत इंफॉर्मेशनल एफिशिएंट है। अगर कोई कोई इंफॉर्मेशन आती है तो बहुत जल्दी वो एक प्राइस में शो हो जाती है, मतलब डाइजेस्ट हो जाती है वो प्राइस में, ठीक है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि मार्केट बहुत एफिशिएंट है, जो मार्केट में बायर्स और सेलर्स है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट है उस प्राइस को दिखाने में। 1N रूल क्या कहता है कि हम अपने जितने भी एसेट क्लासेस है, मान लो N सिक्योरिटीज है, 10 सिक्योरिटीज, जिसे मैं एग्जांपल की तरह बोल रही हूँ, 10 सिक्योरिटीज है, तो अगर मेरा ये पोर्टफोलियो है तो हर एक एसेट क्लास की, मान लो इक्विटी है, उसकी क्या होगी, 1/10 उसको एसेट एलोकेशन करेंगे हम, ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं, इक्वल वेट दे देंगे हम एसेट को। तो 1/, में जो होगी वो क्या शो करेगी, वो शो करेगी कि हम अपनी जो वेल्थ है वो N एसेट्स में इक्वली में डिवाइड कर रहे हैं। तो वो एक इसका यूजफुल जो है, मतलब एडवांटेज है ये, कि वो साइड स्टेप्स करती है किस चीज को, एस्टिमेशन एरर्स जो होते हैं इनपुट्स में उसको वो उसको हटा देती है। 6 है हमारा रिस्क पैरिटी। पैरिटी मतलब होता है इक्वल, पैरिटी मींस इक्वल। तो अब हम ये बोल रहे हैं कि हम हर एक जो एसेट है उसको हम कैसे हम उसको क्या करेंगे, बेसिकली जो एसेट है हमारी वो 10% अगर मेरी कोई वॉलिटिलिटी है पोर्टफोलियो की और मेरे पास कोई मान लो एसेट क्लास है, एसेट क्लास ए, ठीक है, तो उसको मैं क्या करूंगी, मान लो 5 मेरे पास पूरे पोर्टफोलियो में 5 एसेट क्लासेस है टोटल, तो मैं ये बोल रही हूँ, ये इसका मतलब ये होता है रिस्क पैरिटी का। रिस्क जो है वो इक्वली मैं हर एक अपनी जो, मान लो ये मेरे पास 5 मेरे पास क्या है, हमारे एसेट क्लासेस है, तो इनको बोलूंगी मैं 2% तू ले ले, रिस्क 2% तू, मतलब जो रिस्क है वो मैं इक्वली डिवाइड कर दूंगी बिटवीन योर एसेट क्लासेस, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन जाएगा। और हम ये बोलेंगे कि जितना भी रिस्क जो आएगा वो आएगा, अगर 2% एलोकेट किया तो वो 2% ही उसका, अगर उसका वेट जो है पूरी पोर्टफोलियो में वो 2% है एक एसेट क्लास का, तो वो 2% ही रिस्क उसको पूरी पोर्टफोलियो में देगा। इसका क्रिटिसिज्म ये है कि वो एक्सपेक्टेड रिटर्न को इग्नोर करता है। अब इसमें ये बोल रहे हैं कि जो ये क्या चीज है वो हाईली डिपेंडेंट होती है हमारा अपॉर्चुनिटी सेट पे। एग्जांपल के तौर पे मैं समझाती हूँ आपको कि जो अपॉर्चुनिटी सेट है, मान लो ये अपॉर्चुनिटी सेट है, ये मेरी पोर्टफोलियो है, मैं उसको बोल रही हूँ कि 7 मेरे इक्विटी है, बाकी जो मेरे 3 है वो मेरी बॉन्ड्स है। तो मैं ये बोल सकती हूँ इसमें कि जो 70% जो मेरा रिस्क है वो किसकी तरफ से आएगा, वो आएगा इक्विटी से, और 30% जो मेरा रिस्क आएगा वो बॉन्ड से आएगा। इसका कहने का मतलब ये है। तो अब इसमें ये बोल रहे हैं, जो एक फॉर्मूला है ये, ठीक है, तो इसमें ये बोल रहे हैं कि जो वेट होता है ना डब्ल्यू, अगर ये वेट है मान लो 70% इंटू जो वॉलिटिलिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू, जैसे 70% है इसमें एसेट की, तो वो इक्वल होगी 1/, में एन इज योर नंबर ऑफ एसेट्स, इधर थे हमारे एग्जांपल में 2, इंटू में जो पोर्टफोलियो का हमारी वॉलिटिलिटी होगी वो। अब इसमें बोल रहे हैं कि पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग कैसे करते हैं। रीबैलेंसिंग हम बहुत बार देख चुके हैं। रीबैलेंस क्या होता है, जब हमने एक एसेट एलोकेशन बनाई, मान लो मैंने ये बोला कि इक्विटी में मैं 50% एलोकेट कर रही हूँ, बॉन्ड्स में मैं 20% एलोकेट कर रही हूँ, और गोल्ड में मैं 30% एलोकेट कर रही हूँ। ये मेरा ऑप्टिमल टारगेट वेट्स है। बट जो सिचुएशन होती है, जो मार्केट कंडीशंस होती है वो चेंज हो जाती है, तो हमारे जो वेट्स है वो भी चेंज हो जाते हैं। इसके हिसाब से अगर मान लो ये हो गया 55, ये हो गया लेट्स से हमारा 15, और ये हो गया हमारा, ये एज इट इज 30 रहा, तो ये क्या हो गया, वेट्स जो है वो हमें चेंज हो गया हमारे जो टारगेट वेट्स है, तो इसकी वजह से हमें रीबैलेंस करना पड़ेगा। रीबैलेंसिंग क्या करती है, वो रिड्यूस करती है रिस्क को और रिटर्न्स को ऐड करती है। रीबैलेंसिंग अर्न करती है एक डाइवर्सिफिकेशन रिटर्न, क्योंकि हम डाइवर्सिफाई कर देते हैं अपना पोर्टफोलियो को। इसमें ये बोल रहे हैं कि जो ग्रोथ रेट होती है पोर्टफोलियो की वो ज्यादा होती है, ग्रोथ रेट पोर्टफोलियो की ज्यादा होती है। अगर मैं वेटेड एवरेज देखूं, कंपाउंड ग्रोथ रेट ऑफ कंपोनेंट पोर्टफोलियो होल्डिंग्स, अगर जो वेट के हिसाब से, इधर बताती हूँ, जो
ग्रोथ ऑफ पोर्टफोलियो वो ज्यादा है, ये मान लो W1 है वेट ऑफ एसेट क्लास 1 प्लस W2 वेट ऑफ एसेट क्लास 2, तो इनका जो ग्रोथ रेट होगा इंडिविजुअल का वो होगा कम विद रिस्पेक्ट टू अगर हम पोर्टफोलियो की ग्रोथ रेट की बात करें। थर्ड इसमें बोल रहे हैं कि जो रीबैलेंसिंग है वो अर्न करती है शॉर्ट वॉलिटिलिटी को। इसमें ये बोल रहे हैं कि अगर रिस्की एसेट है और रिस्क फ्री एसेट है तो हम ये देखेंगे जब हम रीबैलेंस कर रहे हैं पोर्टफोलियो को, रिटर्न को हम देख रहे हैं रीबैलेंस पोर्टफोलियो को कि वो बाय एंड होल्ड पोजीशन बनाएंगे, हम रेप्लिकेट करेंगे उस पोर्टफोलियो को। जो ये हमारी लास्ट स्लाइड है इसमें ये बोल रहे हैं कि कॉरिडोर विड्थ, ये एक नई टर्म आई है। कॉरिडोर विड्थ क्या होती है? जो हमने अपनी टारगेट बनाया था जो एसेट क्लास का, जो वेट्स का, जो मैं अभी बता रही थी कि इक्विटी को मैं 50% दे रही हूँ और बॉन्ड्स को 30, ठीक है, और जो हमारी गोल्ड है उसको मैं 20% अगर मैं दे रही हूँ इसमें, और वो डिफर हो जाती है ये ऑप्टिमल टारगेट वेट से, और वो डिफर हो जाती है मान लो 55 होगी, तो ये कॉरिडोर विड्थ क्या होगी 5% इक्विटी के लिए। वो कॉरिडोर विड्थ को क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं अमाउंट बाय विच एन एसेट एलोकेशन डिविएट्स फ्रॉम इट्स टारगेट, कितना वो डिविएट हुई है अपने टारगेट से। अब जो ये ऑप्टिमल कॉरिडोर विड्थ होती है वो पॉजिटिवली रिलेटेड किन किन चीजों से होती है? सबसे फर्स्ट है ट्रांजैक्शन कॉस्ट, सेकंड है हमारा रिस्क टॉलरेंस, थर्ड है हमारा कोरिलेशन। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट अगर हाइयर होगी तो उतना ही ज्यादा हमारा ऑप्टिमल कॉस्ट जो कॉरिडोर होगा वो ज्यादा होगा। वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो जितना ट्रांजैक्शन कॉस्ट हाई होगा, हर्डल जो हमारी हाई हर्डल है वो रीबैलेंस करने में हमें ज्यादा लगेगी। अगर रिस्क टॉलरेंस ज्यादा है किसी का तो वाइडर होगी ऑप्टिमल कॉरिडोर। पॉजिटिव रिलेशन है अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज्यादा तो ऑप्टिमल कॉरिडोर ज्यादा, वो सॉरी ज्यादा, ठीक है। रिस्क टॉलरेंस ज्यादा तो ऑप्टिमल कॉरिडोर की विड्थ ज्यादा, कोरिलेशन ज्यादा तो फिर से अगेन ऑप्टिमल जो कॉरिडोर की विड्थ है वो ज्यादा। इसमें बस ये इंट्यूशन है कि क्यों ज्यादा है। रिस्क अगर रिस्क टॉलरेंस ज्यादा है तो मतलब लेस सेंसिटिविटी है डाइवर्जेंस फ्रॉम टारगेट एलोकेशंस, ठीक है। तो इसमें ये जो कोरिलेशन विद द रेस्ट ऑफ द पोर्टफोलियो, अगर जो एसेट क्लासेस है वो मूव करती है सिंक में, इससे क्या होगा? हम डाइवर्जेंस होगी हमारे टारगेट वेट्स को कम होगी वो, ठीक है। तो अब इसमें बोल रहे हैं कि जो कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं कॉरिडोर विड्थ को, वो है वॉलिटिलिटी ऑफ द रेस्ट ऑफ द पोर्टफोलियो। जितनी ज्यादा हायर होगी वॉलिटिलिटी उतना ही नैरो होगा हमारा ऑप्टिमल कॉरिडोर। जितना ज्यादा वॉलिटिलिटी ज्यादा उतना कम हमारा नैरो और ऑप्टिमल कॉरिडोर। क्यों? क्योंकि जो हायर वॉलिटिलिटी होगी वो करेगी लार्ज डाइवर्जेंस, तो स्ट्रेटेजिक एलोकेशन ज्यादा बार करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये पूरा हो गया हमारा आज का ये चैप्टर कंप्लीट। हमने अभी ये पूरा चैप्टर जो हमारा रीडिंग लर्निंग मॉड्यूल 4 था, प्रिंसिपल्स ऑफ एसेट एलोकेशन, इसको हमने कर दिया है कंप्लीट। इसी के साथ हमारे 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं एसेट एलोकेशन में, ठीक है। तो ये पूरा आप देख लेना, जो पूरा अभी तक हमने पढ़ाया है इसमें 4 रीडिंग्स जो है। अब बचेगा सिर्फ एसेट एलोकेशन में एक चैप्टर जो हम कल शुरू करेंगे डे 12 में, ठीक है। तो इसको सब देख लेना, अगर कोई डाउट होगा पूछ लेना। और मैं लेवल 1 और लेवल 2 की कोचिंग्स भी प्रोवाइड करती हूँ, तो किसी को अगर कोई क्वेरी पूछनी है उसके रिगार्डिंग तो कमेंट कर सकता है वो, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाला हुआ है गूगल फॉर्म का, तो आप वो भी जाके देख सकते हो और उस पर अपनी डिटेल्स फिल कर दो। उसके बाद मेरी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी रिगार्डिंग द कोचिंग वाला चीज, ठीक है। और जो लेवल 3 का है वो तो हमारा भी चल ही रहा है इस पे यूट्यूब पे, वो जस्ट वो तो 90 डे का चैलेंज के साथ हम कंप्लीट कर देंगे। तो चलो ठीक है, कल मिलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करते हैं न्यू डे के साथ, हम एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। चलो ठीक है, ओके बाय, साइनिंग ऑफ।